हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम और फर्दर यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो जो है ना, बेसिक आपके नॉलेज के पर्पज से रहेगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है। तो एज सच इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपनी। और मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दो ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे यूएन के, और आज हम थर्ड ऑर्गन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑर्गन है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो आपने इकोसॉक का नाम सुना होगा, कई बार इकोसॉक इकोसॉक बोलते हैं। तो वो इकोसॉक होता क्या है? वो इकोसॉक यही होता है, बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये भी एक ऑर्गन है यूएन का, ये थर्ड ऑर्गन है। ठीक है, दो हमने पिछले वीडियो से पढ़े थे। जो लोगों ने उनको नहीं देखा है पिछले वीडियोस को, वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको आज की क्लास थोड़ी बेहतर समझ में आए। ठीक है, कि यूएन होता क्या है और हम किस चीज के बारे में बात करने आ रहे हैं। The Economic and Social Council is the principal body for coordination, policy review, policy dialogue, and recommendations on economic and social and environmental issues, as well as implementation of internationally agreed development goals. तो इकोसॉक का बेसिक काम क्या है? पहला है कि ये कोऑर्डिनेशन देखें, ठीक है, जो अदर बॉडीज हैं उनके बीच में। फिर उसके बाद पॉलिसी का रिव्यू करें, जो भी यूएन ने बनाई है, यूएन की जो भी पार्लियामेंट्री बॉडी है उसने क्या पॉलिसीज बनाई है उसको देखें। पॉलिसी डायलॉग यानी कि उस पे बातचीत करें। रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज, और जो जो अलग अलग इश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारा पॉल्यूशन हो गया या ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करें, इश्यूज करें। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स, और साथ ही साथ जैसे कि कई सारे देशों ने ना कुछ डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं कि जैसे हम 2030 तक क्या करेंगे, हम कार्बन फ्री कंट्री बन जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने को 2030 तक टोटली सोलर डिपेंडेंट बनाने का गोल रखा है। तो इस तरह के गोल्स को देखिए कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। It serves as a central mechanism for activities of the UN system and its specialized agencies in the economic, social, and environmental fields, supervising and subsidiary and expert bodies. तो बेसिक इसका काम क्या है कि एक ऐसा एजेंट है जो कि सभी अदर बॉडीज को सुपरवाइज करता है। ठीक है, ताकि ये एक तरह से ढंग का काम करे, और अगर कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है कोई बॉडी यूएन की, तो उस पे अपना एक कंट्रोल ये दिखाता है इकोसॉक जो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ 54 members elected by the General Assembly for overlapping 3-year terms। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कितने होते हैं ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कि इकोसॉक में कितने मेंबर्स होते हैं। 54 मेंबर्स होते हैं। और जनरल असेंबली हमने देखा था कि हर एक साल पे मीटिंग करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये जनरल असेंबली के द्वारा इसके 54 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। ओवरलैपिंग 3-year टर्म का मतलब है कि 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और ये बार बार रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ओवरलैप भी कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, जिसको कहते हैं ओवरलैप का मतलब। तो ये रिपीट भी कर सकते हैं। इट इज द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग को पता है क्या होता है? सतत विकास मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलने चाहिए। यानी कि ये मतलब है कि अगर हम अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, हमारे देश में हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या वेपन टेस्टिंग कर रहे हैं या ये सब चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्मोक नहीं होना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रीज लगाएं जो कि फिल्टर करके अपने स्मोक को रिलीज करें, या तो फिर ऐसा स्मोक रिलीज करें जो कि इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन ना करे। और अगर हम मिसाइल वगैरह टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी जगह टेस्ट करें जहाँ पे ना मरीन लाइन लाइफ डिस्टर्ब हो, ना आपकी एयर पोल्यूशन हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो इकोसॉक है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो कि अदर बॉडीज की वर्किंग को भी देख रहा है। ठीक है, और इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 54। ठीक है ना। नेक्स्ट, तुम्हारा जो फोर्थ है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ है, फोर्थ ऑर्गन है यूएन का। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 बाय द यूएन चार्टर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यूएन जो है वो हमारा 1945 में ही स्टेब्लिश हुआ था, और जो आपके बाकी सारे उसके जो ऑर्गन्स थे वो भी उसी टाइम पे मतलब लगभग लगभग स्टेब्लिश हुए थे, है ना। तो ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की हैं कि हमें यूएन क्यों स्टैब्लिश करना पड़ा, और लीग ऑफ नेशंस जो था वो क्यों फेलियर हुआ। तो ये सब एक बार आप जरूर देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है।
Under the chapter 13, to provide international supervision for 11 trust territories that had been placed under the administration of 7 member states, and ensure that adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence. By 1994 all the trust territories had attained self government और इंडिपेंडेंस। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका जो ट्रस्टशिप काउंसिल का जो 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, उसका बेसिक मतलब ये था कि इन लोगों ने कुछ 11 ट्रस्ट टेरिटरीज बनाई थी, यानी कि आप कह लो 11, उसमें कुछ इन लोगों ने लैंड को मार्क किया था पूरे वर्ल्ड मैप पे, और उनको ये 7 मेंबर स्टेट्स, यानी कि जो हमने इसके जो फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स वगैरह पढ़े थे, ये सब चीजें पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उनके अंडर में देख लिया था, उनके सुपरविजन में डाल दिया गया था इन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को। और ये मतलब ट्रस्टशिप काउंसिल का ये काम था कि ये इस चीज का इंश्योर करे कि इनको कब्जा नहीं किया। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया काफी टाइम तक ब्रिटेन के कब्जे में था ना, ब्रिटेन उसको रूल करता था, तो उसी तरह से ये बोला गया कि ये जो 11 टेरिटरीज हैं ये अपनी सेल्फ गवर्नमेंट पे हो, ठीक है, इनको कोई रूल ना करे, बस यही काम था इसका, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट ऑल द ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, ठीक है, या तो इनको आजादी मिली हो या तो इनके पास सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये काम पूरा हो जाएगा, तो जब मतलब सारे जो 11 ट्रस्ट ने मार्क किए हुए हैं वो जब फ्री हो जाएंगे, यानी कि जो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएंगे स्टेट, तो फिर इसका क्या काम रहेगा, जाहिर सी बात है ये इसका काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, आपका ट्रस्टशिप काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, आगे बचाया ये चीज जो और डिटेल में। द ट्रस्टशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994 by resolution adopted on 25 May 1994. The council amended its rule of procedure to drop the obligation to meet annually and agreed to meet as occasion required by its decision or the decision of its president or at the request of majority of its members or general assembly or the security council, ठीक है। देखिए, जब सारे टेरिटरीज इसके फ्री हो गए तो फिर अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्या जरूरत है इसकी मीटिंग की जब ये सारे हमारे जो टेरिटरीज हैं वो सही हो गए एक तरह से। तो बेसिकली ये 1994 को अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, यानी कि आपको पता है शुरू कब किया था इसने, 45 में किया था, है ना, और 94 में बंद कर दिया, यानी कि 1945 में शुरू किया था और 94 में बंद कर दिया। तो अगर हम ऐसे देखें तो 49, इसका मतलब इसने कितना 49 ईयर्स काम किया है ना, ठीक है, इसकी जो वर्किंग रही वो आपकी 49 ईयर्स की रही। तो 1994 को इसको एक रेजोल्यूशन पास करके बंद कर दिया गया, और ये भी तय किया गया कि अब ये हर साल नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें पैसे खर्च होते, लोगों का टाइम खर्च होता, और काम कुछ था नहीं इस बॉडी का, इसलिए। और ये भी डिसीजन लिया गया कि कब अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी जब कोई डिसीजन दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, या तो कोई प्रेसिडेंट बोलता है कि अब चलो इसकी मीटिंग करते हैं, कोई जरूरत पड़ती है, या फिर मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जो मेजोरिटी है उसके मेंबर के, वो बोलते हैं कि चलो हम लोग को मीटिंग करनी है, जरूरी है, कोई देश को फिर से प्रॉब्लम हो गया है या फिर से वो गुलाम हो गया है, या जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों बॉडीज के कुछ मेंबर्स या इन दोनों बॉडीज के जो लीडर्स हैं वो बोले कि अब चलो मीटिंग करते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल की, तभी ये मिलेगा, वरना ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा वो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। The Secretariat comprises of the Secretary General and thousands of international UN staff members who carry out day-to-day work of UN as mandated by the General Assembly and the organization's other principal organs, ठीक है। तो जैसा कि जनरल असेंबली का ने मतलब इन लोगों के लिए रूल सेट किया है, किन लोगों के लिए, जो थाउजेंड्स ऑफ यूएन के स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, उस तरह के काम जो किया जाता है वो सब सेक्रेटरीट के अंदर आता है। तो सेक्रेटरीट आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि जो भी थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स हैं, वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो ऑफिस है, उन लोग की जो वर्किंग है, वो सब मिला करके क्या हो जाता है, वो सब सेक्रेटेरिएट के अंदर आ जाता है, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं यूएन के, आपको पता है कौन होते हैं, हमने पिछले वीडियो में इनका फोटो भी देखा था, नाम भी देखा था, एंटोनियो गुटरेस। वो जो है आपके वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इसके, यानी सेक्रेटेरिएट के।
अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। ये भी आपको बताया गया था, है ना। रिन्यूएबल टर्म का मतलब फिर से हो सकता है वो अपॉइंट हो जाएगा, ढंग का काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एंटोनियो गुटरेस जो थे वो री इलेक्ट हुए हैं दूसरी बार अपनी दूसरी टर्म के लिए, ठीक है। यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली एंड लोकली। यूएन के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, इंटरनेशनली भी होते हैं और लोकली भी होते हैं, यानी कि आउट ऑफ द, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी, और जो लोकल मेंबर्स हैं वो भी अपॉइंट होते हैं। एंड वर्क इन ड्यूटी स्टेशंस ऑन पीस कीपिंग मिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जहां जहां पे इनका ड्यूटी स्टेशन लगा है, ठीक है, जैसे मतलब कहीं पे हो सकता है यूएन का कैंप लगा हो वर्क करने के लिए, हो सकता है कि न्यूयॉर्क में जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वहीं पे वो वर्क कर रहा हो। तो जहां जहां पे ड्यूटी स्टेशन है, यानी कि ड्यूटी का जहां जहां पे उनको एलोकेट किया जाएगा वहां पे उनको काम करना है। और पीस कीपिंग मिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यूएन का मेन काम यही है कि बाकी देशों के बीच में मतलब एक तरह से पीस बना के रखे, है ना, इस तरह का कॉपरेशन की फीलिंग है उनको बाकी नेशंस में अपने अंडर में, वही चीज को लिखना है। नेक्स्ट, सिक्स्थ बॉडी हमारी लास्ट बॉडी है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आईसीजे इसको बोला जाता है शॉर्ट में, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हमारा जो है 2-3 केस चले हैं, इंडिया के ऐसे बहुत सारे केसेस चले, बट 2-3 मेन केसेस में क्या है, एक तो केदार जाधव वाला केस सबको याद होगा, अभी रिसेंट में हुआ था। जो पाकिस्तान, जो इंडिया के कह सकते हैं एक तरह से स्पाई है, उनको पाकिस्तान ने पता पकड़ के रखा है, और वो उनको फांसी देने वाला था। तो हमारे जो एक बहुत ही रिनाउंड वकील थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कम फीस शायद आई गेस चार्ज करके इनको बचाया था, केदार जाधव को। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के फांसी लगाने वाले फैसले पे स्टे लगा दिया था आईसीजे ने। और एक और केस हुआ था जब नेहरू जी लेके गए थे आईसीजे में मैटर को, जम्मू कश्मीर वाले, तो उस पे भी आईसीजे ने अपना डिसीजन दिया था, ठीक है। तो आईसीजे इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है। इट्स सीट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड्स। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे बाकी सारे जो अंग हैं यूएन के पांचों, उसका जो मुख्यालय है वो मतलब हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ पे है, ये हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड्स में है ये जगह। It is the only one of the six principal organs of the UN not located in the New York, United States of America, ठीक है। तो ये चीज बोल भी दिया इसमें कि ये अमेरिका में नहीं लोकेटेड है, बाकी कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू मतलब नीदरलैंड्स में लोकेटेड है, लेकिन बाकी के जो 5 हैं वो सभी न्यूयॉर्क अमेरिका में सिचुएटेड है। अब देखते हैं इसके फंक्शन को। द कोर्ट्स रोल इज टू सेटल इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब आपके जो भी इसके अंदर डिस्प्यूट्स आते हैं उसको ये सेटल करेगा आईसीजे। लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू बाय इट्स स्टेट एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस। और साथ ही साथ जो कुछ लीगल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उस पे ये अपना ओपिनियंस देगा, ठीक है, कि तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए, इस टाइप के। रेफर टू इट बाय ऑथराइज्ड यूएन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। और जो आपके जो क्वेश्चन है ये कौन पूछता है, ये पूछते हैं यूएन के डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। मान लो कि ट्रस्टी काउंसिल तो खत्म हो गया, मान लो कि जनरल असेंबली का कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको सिक्योरिटी काउंसिल को कोई प्रॉब्लम है लीगली लॉ से रिलेटेड, तो वो किसके पास जाएगा, वो आईसीजे से क्वेश्चन करेगा, तो आईसीजे अपना एडवाइजरी ओपिनियन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि आईसीजे सिर्फ अपना ओपिनियन देगा, यहाँ पे वो कोई डिसीजन नहीं देगा कि आपको ऐसा ही करना है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे समटाइम्स कॉल्ड एज द वर्ल्ड कोर्ट। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से आता है यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। 6 ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें से एक नॉन वर्किंग है जो कि ट्रस्टी काउंसिल है, और ये आईसीजे छठा वाला है, ठीक है ना, 6th है ये। The ICJ settles dispute between the states and gives advisory opinion on international legal issues referred to it by the UN, ठीक है। तो यही चीज बताया गया है कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको सेटल करेगा और एडवाइजरी ओपिनियन भी देगा, यानी कि अपने एडवाइस देगा, है ना। दो इट्स ओपिनियंस एंड रूलिंग सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो क्या बोल रहा है कि जो इसकी ओपिनियंस या रूलिंग्स यानी कि जो इसने डिसीजन दिए हैं
वो क्या करती है, वो इंटरनेशनल लॉ के तौर पर सर्व करती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो क्या करता है, छोटे कोर्ट्स के लिए यानी कि हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के लिए एक रूल, एक लॉ का काम करता है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पे अपना कोई जजमेंट दिया, और एक सिमिलर केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, ऐसा कुछ है। तो जरूरी नहीं कि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट को पूरा मतलब वो लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज देनी पड़े। कहने का मतलब है कि अगर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया सिमिलर कोर्ट पे, वही डिसीजन हाई कोर्ट या आपका सिविल कोर्ट भी दे सकता है, ये कह के कि ये तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ये खुद ही एक लॉ है। तो उसी तरह से जो डिसीजन आईसीजे ने दिया है वो एक तरह का लॉ बन जाता है ना, इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। द आईसीजे इज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस पीसीआईजे विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द लीग ऑफ नेशंस इन 1920। ठीक है। तो जैसे कि पता है कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर का क्या मतलब होता है। सक्सेसर का मतलब होता है कि जो उसके बाद में आए, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है पहले आए। ठीक है। तो आईसीजे बाद में आया है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बाद में आया ना लीग ऑफ नेशंस के। लीग ऑफ नेशंस की जो कोर्ट थी, मतलब यूएन जो बना है ना, वो लीग ऑफ नेशंस के ही आधार पे बना है, बट उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था, उसका काम क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। बट लीग ऑफ नेशंस रोक तो पाया नहीं, इसलिए उसको खत्म करके यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो लीग ऑफ नेशंस की भी एक ऑर्गन थी, वो क्या थी, वो आपकी पीसीआईजे थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो उसी की जगह पे क्या आया, उसी पे जगह पे आईसीजे आया। ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, तो बोथ द लीग एंड द पीसीआईजे वर सक्सीडेड बाय द यूएन नेशंस एंड आईसीजे रिस्पेक्टिवली। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो लोगों ने देखा कि ये लीग ऑफ नेशंस को कोई काम तो है नहीं, ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, तो इसको खत्म कर दिया गया। उसी के साथ साथ पीसीआईजे का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके ऑर्गन का एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा, ये भी खत्म हो गया। और उसकी जगह पे, लीग ऑफ नेशंस की जगह पे आया यूनाइटेड नेशंस, और पीसीआईजे की जगह पे आया आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द आईसीजे comprises a panel of 15 जजेस। ठीक है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था उसके मेंबर इकोसॉक के जो कि 54 थे, और अब आईसीजे के कितने जजेस होते हैं, 15। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, तो इसमें 15 होते हैं। इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, ये भी जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का भी रोल होता है। फॉर 9 ईयर टर्म्स। ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 ईयर्स का होता है ना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट इज सीटेड इन द पीस प्लेस इन द हेग। ठीक है। तो एक हेग जो अभी नीदरलैंड में हमने पढ़ा, वहां पे पीस प्लेस नाम की कोई जगह है, वहां पे ये कोर्ट मतलब बैठती है, वहीं पे कोर्ट का ये ऑफिस है। मेकिंग इट द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क सिटी। और एक ही एक ऐसा मैंने बताया भी आपको कि एक ऑर्गन है जिसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर नहीं है, बाकी सारे तो न्यूयॉर्क में ही है, अमेरिका में ही है, बट ये अमेरिका के बाहर है, नीदरलैंड्स में है। ठीक है। इट्स ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, और इसकी दो जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश और फ्रेंच होती है ना, वर्किंग लैंग्वेज। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो है यूएन का ना टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट को टॉपिक करेंगे। ठीक है। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियन जूरिस्ट इन द आईसीजे। तो अभी मैंने बताया कि जो आईसीजे के जजेस होते हैं वो 9 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, 15 इनका नंबर होता है। ठीक है। तो कुछ इंडियन जजेस भी रहे हैं आईसीजे में, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो बेनेगल रामा राव, जिनको बी आर राव भी बोलते हैं, ये फर्स्ट जज थे जो कि आईसीजे में गए थे। तो ये पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। तो इनका टेन्योर क्या था, 1952 से 1953, मतलब 1 साल के लिए ये बस रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, नागेंद्र सिंह। तो 1973 से 98 तक ये वर्क किए, सॉरी 88 तक, 1973 से 1988 तक यहाँ पे वर्क किए, जिसमें कि ये 1976 से लेकर के 1979 तक डेप्यूटी चेयरमैन थे, और चेयरमैन का पद मिला 1985 से लेकर के 1990 1988 तक। ठीक। तो पहले बेनेगल रामाराव और दूसरे नागेंद्र सिंह। ठीक है। ये बस आपको नाम याद रखना है, इतना ईयर वगैरह नहीं पूछता है जनरली एग्जाम में, बहुत टफ रहेगा एग्जाम, तब फिर आपसे ये पूछ सकता है ईयर, बट जनरली अगर आप नाम याद कर लेंगे तो भी काफी है।
मान लीजिए कि इसमें से तीन नाम कोई आपको दे देगा और फिर एक नाम कोई बाहर से दे देगा और ये कहेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द जज ऑफ आईसीजे, ठीक है, हैज नॉट बीन जज ऑफ आईसीजे, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रघुनंदन स्वरूप पाठक, तो ये कब से थे? ये 1989 से 1991 तक थे। और अभी करंट में कौन है? अभी दलवीर भंडारी है हमारे इंडिया के, ठीक है, जो 2012 से हैं और अभी तक है वहां पे एग्जिस्टेंट है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।